सुप्रभात। आप सभी का महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल पर आपका। और आज हम हिंदी व्याकरण के तहत, जैसा कि कल हमारा टॉपिक चल रहा था समास, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने कर लिए थे पिछले में कि समास किसे कहते हैं और समास के भेद कितने होते हैं, वो हमने जान लिए थे। और कल तक हमने जो है एक पार्ट अव्ययी भाव का समास कर लिया था। अब आगे का भाग हमारा होता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। यह समास का दूसरा भाग है या भेद है। ठीक है, देखिए परिभाषा देखते हैं हम तत्पुरुष समास में। जिस समास में पूर्व पद गौण हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूर्व पद किसको कहते हैं हम? जो पहला पद होता है, अर्थात जो पहले लिखा हुआ होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं। ठीक है, पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है। गौण का अर्थ होता है छुपा हुआ, मतलब है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता है, उसको कहते हैं गौण। ठीक है, ओके। गौण तथा उत्तर पद, देखिए हमने कल ही बात की थी। उत्तर पद किसे कहते हैं? दूसरा पद, है ना। जैसे ये बताया ना मैंने आपको, ग्रहगत। अब जिसमें ग्रह प्लस आगत हो जाता है, हम इनको जब अलग करते हैं ना, तब अपन को पता चल जाता है पूर्व पद और उत्तर पद कौन सा है। तो उत्तर पद प्रधान हो इसमें। देखिए अव्ययी भाव में क्या था? पहला पद प्रधान था और पहला ही पद कैसा होता था? अव्ययी होता था। जबकि इसमें क्या है अपने कि इसका पूर्व पद कैसा है? पहला पद क्या है? हमेशा गौण है और दूसरा पद जो क्या होता है? हमेशा प्रधान होता है। वहां पर कौन सा हो जाएगा समास? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, अब हम इनको लिखेंगे अलग से और भी साथ में कि क्या कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, तत्पुरुष के भेद होते हैं। वे भेद जो है किस पे डिपेंडेबल करते हैं? कारक की विभक्ति पर करते हैं। इस समास में क्या होता है? कारक की विभक्ति का लोप होता है। लोप मतलब होने के बावजूद भी उसको क्या कर दिया जाता है? हटाया हुआ सा दिखाया जाता है। तो यहाँ पर कारक की, जब कारक का नाम आ रहा है तो आप ये देखिए कि इसके अंतर्गत जो है यह क्या होगा? सभी कारकों के नाम पर ही इसके भेद माने जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले देखिए क्या है अपना कर्म तत्पुरुष। सबसे पहले देखिए कर्ता यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि कर्ता क्या है? स्वयं होता है, तो यहाँ पे स्वयं के बारे में नहीं आएगा। बाकी केवल कर्ता और संबोधन कारक के विभक्तियों को छोड़ करके बाकी सभी विभक्तियां तत्पुरुष का भेद मानी जाती हैं। ठीक है, पहला आता है अपना कर्म तत्पुरुष। तो इसकी विभक्ति कौन सी है? को। कौन सी है? को। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? देखिए मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं। ग्रहगत। अब जब हम इसकी विग्रह करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे? इसका विग्रह करेंगे, यानी इसका फैलाव करेंगे, इसको देखेंगे, तो इसमें क्या आना चाहिए? ये विभक्ति आनी चाहिए। जो क्या हुआ है? इसमें अभी लोप है, हटी हुई है, छुपी हुई है। तो हम इसको क्या करेंगे? अब सबसे पहले ग्रहगत, तो क्या हो जाएगा? ग्रह को आगत। ठीक है ना। देखो आगत का मतलब आया हुआ, आगत का मतलब आया हुआ। ग्रह मीन्स घर को। तो आप देख रहे हैं ग्रह को आगत। तो यहाँ पर जो को है, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये विभक्ति आ ही रही है। ठीक है। परलोक गमन। परलोक, परलोक समझते हैं ना, स्वर्गीय जो होता है। परलोक को गमन। ठीक है, अब इसमें भी देख लीजिए आप, देखिए परलोक को गमन ये आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए को की विभक्ति इसमें आ रही है ना, स्पष्ट नजर आ रहा है। ग्रामगत, ग्राम को गत या जाना भी लिख सकते हैं। गत का अर्थ होता है जाना। क्या होता है? जाना। ठीक है, अब देखिए इसको जरा थोड़ा ठीक से देखिए। को सारा में आ रही है ना विभक्ति। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो जो विभक्ति का लोप हो गया था उनको विग्रह करने से वे विभक्ति उस शब्द के मध्य में आ जाती है और उसको पूर्ण करती है। ठीक है,
ग्रहागत यानी कि ग्रह को आगत, परलोक गमन, परलोक को गमन, ग्रामगत, ग्राम को गत, गत का अर्थ होता है जाना। ठीक है, अब हमने लिया है अगला करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की आपको पता है विभक्ति क्या होती है, से द्वारा। अब ये जो से है, ये से क्या है, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे शब्द बनेंगे जो उससे जुड़े हुए हो, से शब्द उसमें लगा हुआ हो। ठीक है, देखिए शोकाकुल, शोकाकुल तो क्या हो जाएगा, शोक से आकुल, शोक से आकुल, है ना। रेखांकित तो क्या हो जाएगा, रेखा से अंकित। ठीक है, ये हो जाएगा अपने। फिर हो जाएगा भूखमरा, भूख से मरा, ये अपने हैं। देखो अब इसमें देखते हैं अपन, ये जो से है ना, ये से इसलिए है, करण में क्या होता है कि ये क्या है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। अभी वो शोक से दुखी है, बेचैन है। आकुल का मतलब क्या होता है, बेचैन होना, यानी कि दुख से बेचैन है, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, अलग उससे नहीं हो पाया है। रेखा से अंकित, तो रेखा हम पेन की नोट को जब करते हैं तो रेखा से ये अंकित, ये इस प्रकार से, तो ये क्या हो रहा है, उससे जुड़ा हुआ है। भूख से मरा, ये होते हैं, ये किसके उदाहरण है, अपने करण तत्पुरुष के उदाहरण है ये सारे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, अब अगला अपन लिखते हैं, कौन सा है, देखिए संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष। इस तत्पुरुष में जो है के लिए की जो विभक्ति है वह आएगी जब हम इसका समास का विग्रह करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे लिखा हुआ है पुण्यदान, क्या लिखा हुआ है, पुण्यदान, तो क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, पुण्य के लिए दान, पुण्य के लिए दान। दान क्यों किया जाता है, पुण्य कमाने के लिए ही तो किया जाता है ना। परीक्षा केंद्र, तो क्या हो जाएगा, परीक्षा के लिए केंद्र, क्या हो जाएगा, परीक्षा के लिए केंद्र, क्योंकि जहाँ परीक्षा होनी है वहाँ एक स्थान की जरूरत है। अब क्या है, हथकड़ी, तो हथ का मतलब होता है हाथ, हाथ के लिए कड़ी, तो ये शब्द हमारे बन जाते हैं। अब देखो आप इसमें, ये देखिए के लिए और के लिए आ रहा है ना संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि संप्रदान तत्पुरुष में, संप्रदान कारक में भी यही कहा जाता है कि के लिए विभक्ति क्या है, संप्रदान के लिए, है ना, तो किसी के लिए किया जाए। अब देखो जब हम इसको अलग करते हैं ना, तो ये है कौन सा, पूर्व पद, और ये कौन सा है, उत्तर पद है। ठीक है, अब अगला अपना आता है चौथा तत्पुरुष का भेद है अपादान तत्पुरुष। ठीक है, इसमें आएगा से अलग। देखिए पहले हमने पढ़ा था करण में से द्वारा, यानी कि इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, क्या है, इससे जुड़ा हुआ, लेकिन ये जो से है इसमें क्या हो रहा है, अलग। ये से हमें बताएगा, हमें उससे अलग होने के भाव के बारे में ज्ञान कराएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए भयभीत, यानी कि भयभीत, अभी भी वो क्या है, भय से भीत हो रहा है, अलग से हो रहा है, भय से भीत, डरा हुआ, भय से भीत। ऋण मुक्त, क्या है अगला अपना, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी कि उससे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, अलग हो रहा है। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, क्या हो जाएगा, जाति से भ्रष्ट है, अलग है मतलब। ठीक है, तो ये अपने किसके भेद हो गए, अपादान तत्पुरुष के, जिसमें से विभक्ति के बारे में बताया गया है, और ये से विभक्ति क्या कर रही है, इनको अलग का भाव बता रहा है।
तो ठीक है, ये अपना हुआ अपादान तत्पुरुष। अब अपना आता है पांचवा भाग, जिसमें तत्पुरुष का पांचवा भेद है, वह है हमारा संबंध तत्पुरुष। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या बता रहा है? का, के, की, यानी कि इसके अंतर्गत कौन सी विभक्ति आएगी? का, के, की, यानी कि उसका किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से क्या बताया जाएगा? संबंध बताया जाएगा। ये हो रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है अपने सबसे पहले, समयानुसार। तो समय के अनुसार, समय के अनुसार क्या हो गया इसमें? समय के अनुसार। ठीक है, ये देखिए के विभक्ति आ रही है इसके अंतर्गत। अगला देखिए क्षमादान। तो क्षमा का दान, किसका दान? क्षमा का दान। ये हर कोई कर नहीं सकता है ना? नहीं कर सकता है ना हर किसी को क्षमा। मन में किसी न किसी प्रकार का दुख दुविधा रह ही जाती है, तो क्षमा का दान करना चाहिए। मातृ भक्ति, मातृ को हम ये भी लिख सकते हैं माता की भक्ति, है ना? अगर हम मातृ भी लिखते तो भी चलेगा, लेकिन मातृ भी, चलो दोनों ही लिख देते हैं आपके लिए। ये लीजिए माता की भक्ति। अब देख लीजिए इसमें तीनों ही शब्द को मैंने प्रयोग कर लिया है, का, के, की, दोनों ही तीनों शब्दों का। समय के अनुसार, है ना? क्षमा का दान, माता या मातृ की भक्ति। तो ये हमें किसके बारे में, कौन सा संबंध, तत्पुरुष के बारे में बताता है? संबंध तत्पुरुष के बारे में बताता है। जब हम इनको विग्रह करते हैं तभी हमें ये पता चलता है कि ये कौन सी विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब अगला देखिए अपना क्या है, छठा है इसका, लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष। तो इसमें कौन से विभक्ति चिन्ह है? में, पे, पर। कौन सा है? में, पे, पर। तो ये आ जाएगा। अब हमने यहाँ लिखा है 3 उदाहरण ले रखे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? देखिए सबसे पहले क्या है? पराश्रित। पर आश्रित। देखिए पर का मतलब क्या होता है? पराया, दूसरों पर, है ना? पर या लिख देते हैं यहाँ पे दूसरों पर, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। दूसरों पर आश्रित होते हैं ना कोई लोग जो काम नहीं कर पाते हैं, वे लोग। ठीक है, दूसरा क्या है अपना? रथासीन। क्या है? रथासीन, यानी कि रथ पर आसीन। आसीन का मतलब क्या होता है? बैठना। क्या होता है? बैठना। तो हो जाएगा रथ पर आसीन। अगला क्या है? जलमग्न। क्या है? जलमग्न। तो क्या हो जाएगा? जल में मग्न। जल में मग्न। तो ये हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें अधिकरण का आ रहा है, पर और में का उपयोग किया जा रहा है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये सारे तत्पुरुष के भेद कहलाते हैं। कौन से भेद हैं ये सारे? तत्पुरुष समास के भेद हैं हमारे। तो यह एक दूसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है तत्पुरुष समास का, जिसमें हमने 6 इसके जो भाग हैं उसके बारे में हमने ये पढ़ा है। अब इसके बाद में हम करेंगे कौन सा भाग हो जाएगा? ये इसके अंतर्गत हमारा अगला आ जाएगा द्विगु समास। कौन सा आ जाएगा? द्विगु समास। देखिए अब द्विगु समास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि क्या होता है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास बहुत ही सरल और अच्छा और जल्दी समझ में। देखिए समास कोई हार्ड नहीं है, अपने भारी नहीं है। जितना मानते हैं कि समास है या संधि है, वो हमें बस थोड़ा सा हमें क्या है समझ में आना चाहिए। अन्यथा क्या है, हम ऐसे ही बिना पढ़े प्रत्येक अध्ययन की वस्तु जो होती है सामग्री उनको पढ़ना चाहिए। तो ये कहलाता है अपने पढ़ने का तरीका होता है। अगर बीच में छोड़ देते हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। अब हम करते हैं समास का अगला भाग। कौन सा है पार्ट? द्विगु समास। देखिए नाम में भी सबसे पहले द्वि, द्वि का मतलब होता है
दो। द्वि का मतलब होता है दो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाची शब्द आ जाएंगे। तो परिभाषा बन गई इसकी। देखिए क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद कैसा हो, संख्यावाची, कैसा हो, संख्यावाची हो, वहां द्विगु समास होता है। ये बहुत छोटी सी परिभाषा है इसकी समझने के लिए, हमारे समास होता है, ठीक है। यानी कि जिससे क्या हो जाता है, पूरा पद संख्यावाची हो जाता है, जिससे पूरा पद संख्यावाची हो जाता है, ठीक है, संख्यावाची हो जाता है, ये होता है इसके अंतर्गत। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस समास की सबसे बड़ी खासियत क्या है, संख्यावाची होना। क्या है, संख्यावाची होना। संख्यावाची कैसा है, इसमें पूर्व पद के पूर्व पद पहला। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कभी कभी जो है इसमें उत्तर पद समझ गए ना, जो ये सबसे लास्ट वाला होता है, इसके अंतर्गत ये इस प्रकार से जब हम इनको प्लस के द्वारा, धन के द्वारा, योग के द्वारा जब हम इनको अलग करते हैं तो वह उत्तर पद आता है। तो उत्तर पद भी कभी कभी संख्यावाची होता है। तो यहाँ पे इसको पहचान यही है कि उसका पद कैसा होगा, संख्यावाची होगा। उदाहरण लिखते हैं हम अब इसके, देखते हैं इसमें त्रिमासा पहले हम लिख लेते हैं, फिर हो जाएगा चौराहा, नवरात्रा और हो जाएगा अपने इसके अंतर्गत नवरत्न, द्विमुखी, ठीक है। ये अपने कुछ उदाहरण के तौर पर शब्द हैं अपने। अब हम इनका विग्रह करते हैं, ठीक है। देखिए, त्रि का मतलब क्या होता है, तीन होता है। त्रि का अर्थ क्या होता है, तीन होता है, बिल्कुल सही। मासा का मतलब माह, मासा का अर्थ होता है माह। तो देखिए क्या हो जाएगा, तीन मासों का समूह, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मास का समूह। अब इसके अंतर्गत देखिए, जब हम यहाँ पर विग्रह करेंगे, समूह व समाहार नाम के 2 यहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार, 4 रास्तों का समाहार, ठीक है। नवरात्रा क्या है, 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह। अभी अभी गए हैं नवरात्रा, कुछ ही दिन हुए। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। फिर है द्विमुखी, 2 मुखों का समाहार, 2 मुखों का समाहार। ये होता है अपने कौन सा समास, द्विगु समास। एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी क्या विशेषता है। इसकी विशेषता है कि पूर्व पद कैसा होगा, संख्यावाची होगा। बस यही बात जानने योग्य है। और पूरा पद इसके कारण क्या हो जाएगा, संख्यावाची हो जाता है। तो इसके पहले में देख लीजिए आप, क्या आ रहा है, त्रि आ रहा है, किसी में चौ आ रहा है, किसी में नव आ रहा है, किसी में द्वि आ रहा है। तो ये सारे क्या है, संख्यावाची शब्द हैं। इन संख्यावाची शब्द के द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये क्या, कौन सा है समास, द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। ये मैंने आपको उदाहरण बताए हैं। त्रिमासा यानी 3 मास का समूह, चौराहा 4 रास्तों का समाहार, नवरात्रा 9 रातों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, द्विमुखी 2 मुखों का समाहार, ये होता है।
अब हम अगला करेंगे इसमें इसी का सेम थोड़ा सा लेकिन मिलता जुलता लगभग। अब हमारा आता है द्वंद्व समास। जैसा कि मैंने आपको कल बताया, द्वंद्व किन किन लोगों के मध्य होता है? दो लोगों के मध्य होता है। तो द्वंद्व यूं तो कहा जाता है द्वंद्व का मतलब युद्ध, लेकिन युद्ध भी तो कितने लोगों के मध्य होगा? दो लोगों के मध्य द्वंद्व होगा। यह है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो है क्या होता है, देखिए इसमें दो है तो दोनों ही क्या है? आवश्यक है युद्ध के लिए। ऐसा तो है नहीं कि एक ही युद्ध लड़ लेगा कर लेगा या एक ही व्यक्ति कोई कार्य कर लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस समास में यहाँ पे ये लिख देते हैं, जिस समास में दोनों पद कौन से? पूर्व और उत्तर पद, पूर्व और उत्तर पद प्रधान हो। दोनों ही पद इसमें क्या होते हैं? प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ये इसमें सबसे बड़ी बात है। ये एक अकेला ऐसा समास है कि जिसमें एक पद नहीं हो तो दूसरा पद पूरा नहीं होता है, और दूसरा नहीं हो तो पहला पद उसमें पूरा नहीं होता है। यही एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पदों का होने की अनिवार्यता होती है। तो अब इसके तो उदाहरण भी बहुत सरल है। जैसे आपने कभी ये जो विलोम शब्द वगैरह पढ़े होंगे, उसी प्रकार के इसमें भी उदाहरण होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कैसे उदाहरण आते हैं अपने। जैसे देखिए, और हाँ इसके अंतर्गत ये भी लिख लीजिए साथ में, इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत या अंतर्गत की बजाय हम लिखते हैं बीच में लिख देते हैं, ये बेटर रहेगा। इसके मध्य में या और तथा ये शब्द या इन शब्दों का लोप होता है। ठीक है, इन शब्दों का लोप होता है। जब हम इनको विग्रह करेंगे तब ये शब्द आ जाएंगे। ये शब्द योजक के माध्यम से जुड़े रहते हैं, योजक के माध्यम से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इनको जब हम लिखते हैं तो इनके बीच में क्या है ना, ये डैश जैसा ये एक बना हुआ रहता है। देखते हैं अब हम इसके थोड़े से उदाहरण। देखिए क्या आ जाएगा, रात दिन समान होने चाहिए एकदम से, ऐसा नहीं अलग अलग हो जाए। माता पिता, आना जाना। ठीक है, और भी बहुत सारे हो जाते हैं, हम ये 3-4 ही देख लेते हैं। देखिए ये जो है मैंने बताया आप लोगों को कि क्या है, ये योजक से जुड़े हुए। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, ये बीच में देखिए सब में क्या है, ये निशान बना हुआ है। अब हम जब इनका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनके मध्य में और या शब्द आ जाएगा। तो अब देख लीजिए इसमें बेटर क्या रहेगा, रात और दिन, रात और दिन, माता और पिता, माता और पिता। अब इसको या भी लिख देते हैं, आना या जाना, आना या जाना। ये हो जाता है अपना किसके अंतर्गत, और या। ये हो गया अपना द्वंद्व समास। देख लीजिए, देखो द्विगु समास में बता रहा है संख्यावाची होगा, और द्वंद्व समास में दोनों पद क्या है अपने, प्रधान है। दोनों पद क्या है, प्रधान है। मध्य में क्या आएगा, ये योजक चिन्ह आएगा, और इसको जब हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, में और तथा के शब्दों का प्रयोग
होगा। जैसा कि देख लीजिए हम कर रहे हैं रात दिन, ये देख लीजिए बीच में डैश लगी हुई है इनको जोड़ने के लिए, रात और दिन, माता और पिता, आना या जाना। तो ये हमारे जो है द्विगु और द्वंद्व समास तक आज हमारा समास कंप्लीट होता है। धन्यवाद।